हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश के विश्लेषण के लिए जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है उससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स जब एक मतलब जो कंट्रीज है, कंट्रीज दो या दो से ज़्यादा कंट्री जब एक साथ बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, मतलब व्यापार करती है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब इसमें जो गुड्स है, सर्विसेज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसका एक्सचेंज होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं या ये जो प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले देखो इसकी क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन से ही हम अपनी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में यहाँ दिया हुआ है द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस, force and factor that influence the way companies operate, their decisions and their success in doing business in different countries। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर हिंदी में समझते हैं कि ये क्या है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से तात्पर्य, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिफर करता है उन सभी बाहरी परिस्थितियाँ, मतलब जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, जो शक्तियाँ हैं, बाहरी परिस्थितियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं और जो कारक है, मतलब जो भी फोर्सेस है और फैक्टर्स है, जो अलग अलग देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों के कारण काम करने के तरीके, निर्णयों और सफलता को प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक सिंपल वे में समझते हैं अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लेकर के। ठीक, देखो जैसे अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली में कौन रहता है, मम्मी पापा, चाचा चाची और दादा दादी, बच्चे, सब लोग रहते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि अपनी फैमिली के ये मेंबर हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो हम यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये जो मेंबर है, इस मेंबर को हम मान लेते हैं कि ये कंट्री है। जो अपनी फैमिली है, इस फैमिली को हम मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, और इस दुनिया में बसे हुए ये पूरे देश हैं। ठीक, अलग अलग कंट्री है। ठीक है, अलग अलग कंट्री है। अब क्या होगा, सभी कंट्रियों के काम करने का तरीका अलग होगा, सबका कल्चर अलग होगा, सबकी सोच अलग होगी, सबका लैंग्वेज अलग होगा, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी इकोनॉमी अलग होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस को ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अपनी फैमिली में भी यहाँ पर जैसे सबकी सोच अलग रहती है, सबके काम करने का तरीका अलग रहता है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग रहती है। ठीक है, सबका टाइम शेड्यूल अलग रहता है, सबका इनकम सोर्स अलग अलग रहता है, सबकी सक्सेस अलग अलग रूप की होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करती है अपनी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, उसे यहाँ पर ये डिसाइड करती है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट है उसको ये सारी चीज़ें क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस को जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री की जो कंडीशंस है, जो लाइफ स्टाइल है, वर्किंग कंडीशंस है, जो यहाँ पर इसकी इकोनॉमी है, जो भी बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें, तो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंटरनेशनल बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक, तो इसी से क्या डिसाइड होता है, इसी से
जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका एनवायरनमेंट डिसाइड होता है कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। हम आगे इसको समझते हैं और अच्छे से देखो, आगे यहाँ दिया हुआ है फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को ही शॉर्ट में IBE कहा जाता है और यही आपके सब्जेक्ट का नाम भी है। मीन्स अ फ्रेमवर्क दैट सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड दैट एंड analyzed a country's international business environment enabling companies to make informed decisions। देखो, जो यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका जो ये फ्रेमवर्क है, मतलब ये जो ढांचा है, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा ढांचा, स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल को, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको सिस्टमैटिकली समझते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि कंपनी सही डिसीजन ले सके। मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का जो ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क क्या बताता है? ये हमें यही बताता है, यही सिखाता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो कैसे सिस्टमैटिकली होगा, इसे एनालाइज करने का काम करता है ये फ्रेमवर्क, ताकि क्या हो सके कि जो कंपनी है, कंपनी सही डिसीजन ले सके। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्रेमवर्क बनाया जाता है, या जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्रेमवर्क है उसका मतलब यही है कि ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो किसी भी देश का जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर सिस्टमैटिकली समझता है, एनालाइज करता है और कंपनी को सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कि कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। देखो, अब यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से डिसाइड करते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पर फ्रेमवर्क दिया हुआ है वो है पेस्टल एनालाइज फ्रेमवर्क। देखो, इसे शॉर्ट में पेस्टल कहा गया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? P का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, E का मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, S का मतलब होता है सोशल प्लस कल्चरल, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, L का मतलब होता है लीगल और E का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको याद रखने हैं। अभी हम आगे चल करके यहाँ पर इसको वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क क्या बताता है? ये फ्रेमवर्क यही बताता है कि किसी भी देश में जो बिजनेस है, किसी भी देश में जो बिजनेस है उसको करते टाइम, या किसी भी देश के साथ में बिजनेस अगर करना है तो उस टाइम पर किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा? हमें यहाँ पर जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल एंड कल्चरल है, टेक्निकल है, जो लीगल है और जो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आगे इसको अच्छे से समझेंगे। सेकंड फ्रेमवर्क है हमारा सेज फ्रेमवर्क। शॉर्ट में से सेज का आ गया। C का मतलब होता है यहाँ पर कल्चरल, A का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, G का मतलब होता है जियोग्राफिकल और E का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमिकल। ठीक, तो ये सारे फ्रेमवर्क को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और थर्ड हमारा जो दिया हुआ है वो है पोर्ट्रेस डायमंड मॉडल। इन सारे मॉडल को हमें ध्यान रखना है और ये फ्रेमवर्क किस चीज़ के? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के हैं। ठीक, ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है, सभी का फुल फॉर्म लिखना है। उसके बाद में अभी हम आगे जैसे एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। आपको भी सेम यही चीज़ें, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में भी आपको यही सारी चीज़ें लिख करके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो फर्स्ट फ्रेमवर्क है उससे। ठीक, देखो, फर्स्ट फ्रेमवर्क हमारा क्या है? फर्स्ट फ्रेमवर्क है हमारा यहाँ पर पेस्टल, जिसको अभी हमने यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिखा है
शॉर्ट में हम इसका नाम भी ले रहे हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है पी और जो भी यहाँ पर ई है, एस है, टी है, एल है, ई है, सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर फुल फॉर्म देखा। सारे पॉइंट को अब हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क क्या बताता है? सबसे पहले तो आपके माइंड में यही चीज़ रहना चाहिए कि जो पेस्टल फ्रेमवर्क है ये क्या बताता है? ये बताता है किसी देश में जो बिजनेस है, बिजनेस करने से पहले किन बातों को देखना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बिजनेस है वो इजीली हो सके। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक वातावरण, इसे हिंदी में कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। किसी भी कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, रूल्स है, जो स्टेबिलिटी है, मतलब जो स्थिरता है, एटसेट्रा, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो हर कंट्री के जो लॉ है वो एक जैसे नहीं रहते हैं, हर कंट्री के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वो एक जैसे नहीं रहती है। ठीक, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे किसी भी कंट्री के, तो उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही बिजनेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है पॉलिटिकल फैक्टर में ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। देखो इंडिया में एफडीआई का जो फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लिबरल है, मतलब उदार है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज आसानी से इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे वॉलमार्ट, ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और ये जो फ्लिपकार्ट है ये अपने इंडिया की ही कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है। 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसे बनाया था। लेकिन यूएसए की जो ये कंपनी है वॉलमार्ट के अलावा भी यूएसए की बहुत सारी कंपनी है, जैसे है अमेज़ॉन है, गूगल है, एप्पल है, नाइकी है, पेप्सी है, और भी जैसे बहुत सारी कंपनी, कोका कोला है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है यूएसए की जो हमारे इंडिया में यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर वो इंडिया में अवेलेबल है तो हमारे इंडिया का जो भी पॉलिटिकल फैक्टर होगा उसको वो फॉलो करती होगी, तभी वो हमारे यहाँ पर सक्सेस हो पाई है। अगर वो हमारे रूल्स रेगुलेशन से, मतलब हमारे इंडिया के रूल्स रेगुलेशन से वो वर्क नहीं करती तो वो हमारे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होती, या हम उसे अपने इंडिया में आने ही नहीं देते। ठीक, जैसे अपने इंडिया से जो इन्फोसिस कंपनी है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सारी कंपनीज जो यूएसए है, यूएसए को आईटी सर्विसेज देती है, तो यूएसए के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो पॉलिसी होगी, उसको इंडिया फॉलो करता होगा, तभी जाकर के यूएसए ने इसे परमिशन दिया है कि हाँ आप हमारे यूएसए में यहाँ पर जो भी आपकी सर्विसेज हो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी कंट्री में आपको बिजनेस करना है तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, देखो जो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये क्या है ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए जो भी नियम कानून है, ठीक है, जो भी नियम कानून है जो बताते हैं कि कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर किस सेक्टर में कितनी लिमिट तक और किन शर्तों पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। ई का फुल फॉर्म क्या था? इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब आर्थिक वातावरण। किसी भी देश में अगर बिजनेस करना है तो वहाँ का जो इकोनॉमिक फैक्टर होगा उसको भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जैसे इनकम, इन्फ्लुएंस, एक्सचेंज रेट और ग्रोथ रेट। मतलब यहाँ पर देखो इनकम तो सभी को पता है, इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, मतलब जैसे जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो रोज़ की रोज़ महंगी होती जा रही है, और वो जितना मतलब पहले जितने पैसों में आती थी अब उतने पैसों में नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि जैसे मान लेते हैं नॉर्मली हम कि कोई एक पेन है, ठीक, जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है, ये जो पेन है, ठीक, ये जो पेन है, ये पेन पहले आता था 50 रुपए का, लेकिन अब ये पेन कितने में आता है? 100 रुपए में। मतलब ये क्या है? इन्फ्लेक्शन है। पहले अब चीज़ें महंगी हो गई, पहले जितने पैसों में अब ये सामान नहीं आता है, अब यहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसे ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेक्शन। ठीक,
फिर है यहाँ पर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट मीन्स होता है कि किसी मतलब मान लेते हैं अपने इंडिया की जो करेंसी है रुपया, ठीक, अपने इंडिया की जो करेंसी है उसे दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना या एक्सचेंज करना। इस एक्सचेंज करने में जो रेट रहता होगा उसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं जैसे जो यूएसए है, यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर, ठीक। अगर हम यहाँ पर $1 को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो कितना होगा? निकल करके आता है 90 to 91 रुपीस, ठीक, 90 to 91 रुपीस। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसी को कहा जाता है एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ये जो रेट है ना ये चेंज होते रहता है। फिर है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? पहले की तुलना में अब कितना ग्रोथ बढ़ा, ठीक। जैसे एक कोई कंपनी है, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, ठीक कोई एक कंपनी है, इस कंपनी में पहले ग्रोथ होता था 50%। ये कब की बात है? मान लेते हैं कि 2024 की बात है। अब यहाँ पर जब एनालिसिस किया गया तो हमने यहाँ पर देखे कि 100% यहाँ पर ग्रोथ हुआ है 2025 में। 26 तो अभी क्या है? रनिंग है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है? इसी को कहते हैं ग्रोथ रेट। मतलब ये तो हमने एक कंपनी के प्रॉफिट के बारे में देखा, लेकिन ग्रोथ रेट में हम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की जो ग्रोथ होती है उसके बारे में। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि अगर किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना है तो वहाँ का जो इकोनॉमिक फैक्टर होगा उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। फिर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक। देखो लाइफ स्टाइल, कल्चर, रिलीजियन, लैंग्वेज, हैबिट, सभी कंट्री की जो यहाँ पर लैंग्वेज है, हैबिट है, लाइफ स्टाइल है, जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बिजनेस करना होगा। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस अगर करना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैकडोनाल्ड इंडिया में वेज बर्गर, मेग आलू टिक्की बेचता है। क्यों बेचता है? क्योंकि जो इंडियन कल्चर में जो वेज फूड है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये जो मैकडोनाल्ड है ये कहाँ की कंपनी है? ये मैकडोनाल्ड ये यूएसए की कंपनी है और इसने अपने यहाँ हमारे इंडिया में भी यहाँ पर जो है सेम नाम के साथ, सेम ब्रांड के साथ में, सेम बिजनेस मॉडल के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन उसने भी यहाँ पर लोगों की लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखा है। अपने इंडिया में भी कितने लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो उसने यहाँ के लोगों के भी जो लाइफ स्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस वो कर रहा है। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा है, ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा सेम नाम के साथ में, सेम ब्रांड के साथ में, सेम टेस्ट, सेम बिजनेस मॉडल के साथ में, ये भी यूएसए की कंपनी है लेकिन यहाँ पर वो चल रही है। और इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी किसके पास में है? जुबिलेंट फूडवर्क के पास में इसकी फ्रेंचाइजी है, ठीक। देखो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मतलब तकनीक। टेक्नोलॉजिकल लेवल R&G, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। डिजिटलाइजेशन, इंडिया में जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। अमेजॉन, गूगल पे, ये कहाँ के हैं? यूएसए की मतलब यूएसए की कंपनी है या यूएसए के ऐप है, ठीक है, ऐप है। जैसे ये देखो, ये जैसे क्या है? फॉरेन ऐप है। फॉरेन ऐप हमारे इंडिया में सक्सेसफुल है। अमेजॉन को हर कोई जानता है, गूगल को भी हर कोई जानता है, लेकिन ये अपने इंडिया के नहीं है, ये है यूएसए के। लेकिन हमारे इंडिया में भी ये क्या है? सक्सेसफुल ऐप है। तो जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को भी हमें यहाँ पर अगर किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना है तो इन सारी चीज़ों का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो ऐप है वो दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक। फिर है लीगल फैक्टर, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडिया में जीएसटी लॉ है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक। गुड्स सर्विस टैक्स जो अपने इंडिया का लॉ है, फॉरेन कंपनीज को टैक्स सिस्टम समझाना जरूरी है। मतलब इंडिया का जो ये टैक्स लॉ है,
जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स सिस्टम ही तो है या टैक्स लॉ ही तो है ना ये। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर फॉरेन कंट्री हमारे इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो उसको ये टैक्स सिस्टम समझाना जरूरी, तभी जा करके वो हमारे इंडिया में यहाँ पर बिजनेस कर सकती है। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन लॉ, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट इश्यूज। देखो प्लास्टिक बैन सभी को पता है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी यूज़ होती ही है। कंपनीज इको फ्रेंडली पैकिंग यूज़ कर रही है। तो अगर यहाँ पर देखो किसी कंट्री में अगर प्लास्टिक बैन है और आप वहाँ पर बोले कि हम प्लास्टिक का कोई बिजनेस करना चाहे, प्लास्टिक की पॉलीथीन जिसमें यूज़ होती हो ऐसा कोई बिजनेस करना चाहे, तो ऐसा कोई आपको बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा। तो पहले वहाँ का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके बारे में भी पता करो, तब जाके फिर आप वहाँ पर बिजनेस करो। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो तो हमने यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट थे, इन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किए। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? अभी हमने यहाँ पर देखे थे पेस्टल फ्रेमवर्क। पेस्टल फ्रेमवर्क के बारे में देखे। पेस्टल का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर क्या देखा? पेस्टल का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर देखा पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एस मतलब है यहाँ पर सोशल प्लस कल्चरल, टी मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, एल मतलब है यहाँ पर लीगल और ई मीन्स है यहाँ पर इन्वायरमेंटल। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉलिटिकल फैक्टर को, इकोनॉमिकल फैक्टर को, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को, लीगल फैक्टर को एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर को, तभी जा करके आप किसी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो या कोई दूसरी कंट्री हमारे इंडिया में बिजनेस कर सकती है। तो इस फैक्टर में यही चीज़ बताई गई है कि अगर किसी बिजनेस मतलब किसी भी कंट्री के साथ में बिजनेस करना है तो ये जो पेस्टल फ्रेमवर्क है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर देखो सेज फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पर क्या देखा था? कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखो एनालाइजिंग 4 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब 4 प्रकार की दूरी, मतलब जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को एनालाइज करता है। जो सेज फ्रेमवर्क है वो क्या करता है? 4 टाइप्स की जो डिस्टेंस है उसको एनालाइज करता है। कौन कौन से इसकी डिस्टेंस है देखते हैं। फर्स्ट क्या है? कल्चरल डिस्टेंस। कल्चरल डिस्टेंस में अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि दो देशों की, मतलब अगर कोई 2 कंट्रीज है उनकी जो लैंग्वेज है, हैबिट्स है, वैल्यू है, लाइफ स्टाइल है, वर्क कल्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये डिफरेंट होते हैं। सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती, कंट्री की तो छोड़ो, घर में ही सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है आजकल तो। ठीक, तो इन सब चीज़ों का बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? अगर कल्चर अलग होगा, मान लो कि अगर कल्चर अलग होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्ट फेलियर का रिस्क होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया वर्सेस जापान वर्क कल्चर। इंडियन मैनेजर को जापान में काम करने में डिफ़िकल्टीज हो सकती है। मान लो कि अपने इंडिया से कोई जापान काम करने गया है तो उसको वहाँ पर वर्क करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको जो जापान का कल्चर है, जो वहाँ का मतलब कहना चाहिए इकोनॉमी है, जो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस रहती है, जो लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों की, जो वहाँ का खान पान है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप जाकर के दूसरी कंट्री में वर्क कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में क्या है? गवर्नमेंट के जो लॉ है, पॉलिसी है, टैक्स सिस्टम है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स का जो डिफरेंसेस होता है, फ़र्क होता है, इसका बिजनेस पर क्या असर होता है,
हाई टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटीज लग सकती है, कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस होती है, मतलब बहुत जटिल अप्रूवल प्रोसेस होती है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस महंगा और स्लो हो जाता है। ठीक, बिजनेस क्या होता है, महंगा और स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी प्रोडक्ट पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे तो फॉरेन कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं महंगे हो जाते हैं, सेल्स कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर देखो, इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से सामान का आना और एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान का जाना। तो जो इंपोर्ट हो रहा है सामान कहाँ से, मान लेते हैं कि यूएसए से कोई सामान आ रहा है, तो इस आने वाले सामान पर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंडिया ने बहुत हाई लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फॉरेन कंपनी है, जो भी कंपनी से सामान आ रहा होगा यूएसए की कोई भी कंपनी से, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाएंगे और सेल कम होगी, क्योंकि महंगा सामान बहुत कम लोग खरीदते हैं, कस्टमर्स इसके कम रहते हैं, तो क्या होगा, सेल कम होगी। ठीक, तो ये क्या था, ये था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से अपना आगे जियोग्राफिकल डिस्टेंस। देखो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस में अब ये क्या बोल रहा है इसके बारे में समझते हैं। दो देशों के बीच की फिजिकल डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टाइम और क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, डिलीवरी लेट होती है, डैमेज का रिस्क हो सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया से यूएसए शिपिंग करना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, अपने इंडिया से यूएसए का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, शिपिंग टाइम पर नहीं होगी, टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और जो प्रोडक्ट है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए तो जैसे कुछ, जिससे मान लेते हैं एप्पल जो यूएसए की कंपनी है, वो जो आईफोन बनाती है वो अपने इंडिया में आते तक बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जा कर के इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है। फिर है हमारा इकोनॉमिक डिस्टेंस। देखो, इकोनॉमिक डिस्टेंस क्या है, इनकम लेवल, परचेसिंग पावर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिफरेंसेस होता है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर कंट्री का जो इनकम लेवल है वो अलग अलग होता है, परचेसिंग पावर अलग अलग होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह का अलग अलग होता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अपना जो इंडिया है, इंडिया इकोनॉमी पर कौन से नंबर पर है, किस मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि किस नंबर पर है, किस कंट्री को पीछे छोड़ करके वो आगे आया है। देखते हैं इसका बिजनेस पर क्या असर होता है। प्राइसिंग डिस्टेंस बदलता है, प्रोडक्ट क्वालिटी और फीचर्स चेंज करने पड़ते हैं। ठीक, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री। देखो, जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, अभी हम इसके भी जो डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं जो यूएसए है वो हाई इनकम वाला है। यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक, तो जो यूएसए है उसमें हाई इनकम है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है। यूएसए में क्या होता है कि जो हाई इनकम है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है। और जो इंडिया है, इंडिया क्या है, मीडियम इनकम वाला है। यहाँ पर क्या होता है, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, मतलब जो कहना चाहिए कि अपने बजट में होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री अपनी इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारी कंट्रीज आती है इसमें, और जो यूएसए है वो डेवलप्ड कंट्री है। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पर नहीं बिक सकता, किसमें, जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है इसमें। डेवलप्ड कंट्री में यहाँ पर जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल होता है, और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट होते हैं वही प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, ये इनमें क्या डिफरेंसेस है। देखो, जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री को हिंदी में कहते हैं विकसित देश। देखो, वह देश जहाँ पर इनकम लेवल ज़्यादा होता है। ठीक, अब वहाँ का $1, मान लेते हैं जो यूएसए है, यूएसए का $1 तो हमारे यहाँ 90 रुपये। अगर हम यूएसए जाएंगे 90 रुपये खर्च करेंगे तब जा करके वहाँ का $1 होता है। तो जो वहाँ का इनकम लेवल है, जो करेंसी है, वहाँ इनका लेवल ज़्यादा है।
टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है वहाँ की, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है वहाँ का, जब वहाँ पर पैसा ज़्यादा है तो लोगों का स्टैंडर्ड भी हाई होगा। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें कौन कौन सी कंट्री है। यूएसए है, जापान है, जर्मनी है और यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, ये सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। किसमें? डेवलप्ड कंट्रीज है ये। जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें 4 कंट्रीज की मेंबर है। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्री यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की मेंबर है। ठीक, ये सारी कंट्री भी किसमें इंक्लूड होती है? फिर डेवलप्ड कंट्री में इंक्लूड होती है। अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकासशील देश। देखो, वह देश जहां पर इनकम लेवल कम या मीडियम होता है, इनकम लेवल कम या मीडियम होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही होती है, जैसे अभी अपने इंडिया में बहुत जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, बेसिक फैसिलिटी अभी इम्प्रूव हो रही होती है, जैसे अपने यहाँ पर कई जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, कई जगह रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, बहुत सारी जगह सड़क बन रही है। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे इसमें अपना इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये सब डेवलपिंग कंट्री है। और जो डेवलप्ड कंट्री है वो है यूएसए, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों कंट्रीज में। आगे देखते हैं अब हम इसको। अब लास्ट जो फ्रेमवर्क है हमारा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पोर्टर्स डायमंड मॉडल ये क्या बोलता है देखते हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई अ कंट्री बिकम्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, यह बताता है कि कोई देश इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव क्यों बनता है। इसमें भी यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? फैक्टर कंडीशंस जैसे लेबर है, रिसोर्स है, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और फ्रेम स्ट्रेटजी एंड राइवलरी। ठीक है, अब ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी देश को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे जो जर्मनी है, जर्मनी ऑटोमोबाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्किल्ड लेबर है वहाँ पर और स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मतलब जिस भी कंट्री की जो यहाँ पर फैक्टर कंडीशंस है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, डिमांड कंडीशंस अगर अच्छी रहेगी, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज रहेगी, फर्म स्ट्रेटजी और जो राइवलरी है ये अगर स्ट्रॉन्ग रहे यहाँ पर, तो क्या होगा, जो कोई भी कंट्री है वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बन जाती है। जैसे जर्मनी अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि ये क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक, वाई इज दिस फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट, मतलब आप देखते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है इसका महत्व क्या है। रिस्क पहचानने में हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, मतलब जो अवसर है उनको ढूंढने में हेल्प करता है, सही कंट्री सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, बिजनेस फेलियर से बचाने में हेल्प करता है। ठीक, इसीलिए ये जो फ्रेमवर्क है ये जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं इसको, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। देखो, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर टाटा मोटर्स यूएसए में मतलब अमेरिका में बिजनेस शुरू करना चाहता है, मान लेते हैं कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये जो टाटा मोटर्स है ये यूएसए में अमेरिका में बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लॉ चेक करना पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना पड़ेगा, जो अमेरिकन कल्चर है उसको समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लेवल को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क यही बताने की कोशिश करता है कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो वहाँ की सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है और एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में यही लिखा हुआ है, यही फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक था, हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड, और जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में सिर्फ 2 ही टॉपिक हमारे दिए हुए हैं, तो दोनों टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए।
आज हमारी सेकेंड यूनिट यहीं पर एंड होती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।